नमस्कार, मैं निशांत कुमार। आप लोगों का हमारे चैनल क्रैक यूपीएससी ऑफिशियल पे स्वागत है। पिछले कुछ महीनों से हम लोगों ने एक रिवीजन सीरीज शुरू किया है जो कि आगामी 70वीं यूपीएससी के लिए है। हम लोग उसे टारगेट करके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सब्जेक्ट वाइज हम लोग वीडियोस ला रहे हैं एमसीक्यूज के। इसी बीच बहुत सारा डाउट्स क्वेरी बच्चों का आ रहा था कि हम लोग प्रिपरेशन कैसे करें, जो भी समस्याएं आती हैं उसे कैसे टेकल किया जाए। तो इसी बीच हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना एक टॉपर स्टॉक किया जाए, जिसमें कि जिन बच्चों ने रैंक सिक्योर किया उनसे हम लोग बातचीत करें और उन्हीं से जाने कि कैसे ये प्रॉब्लम को फेस करना होता है। तो इसी क्रम में आज हमारे पहले गेस्ट हैं नीरज पाल जी, जो 68वीं बीपीएससी में एक 28वीं रैंक सिक्योर किए हैं और ये अभी फिलहाल इन्हें डीवाईएसपी का पोस्ट अलॉट हुआ है। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं। तो नीरज जी, ये बताइए कि आपने ये बीपीएससी या फिर सिविल सर्विसेज का आपने कब सोचा, कब आपने ये प्लान किया कि आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, तो फिर आपने इंजीनियरिंग करते हुए सोच लिया या फिर इंजीनियरिंग के बाद सोचा कि अब सिविल सर्विस में जाना है या फिर प्रिपरेशन करना है, कब ये थॉट आया? सबसे पहले धन्यवाद क्रैक यूपीएससी मुझे इनवाइट करने के लिए। और सवाल यूँ है कि मैंने कब शुरू किया, है ना। तो शुरुआती फेजेज़ में मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था मुझे सिविल सर्विसेज की तरफ जाना है। तो 2021-22 में जब कोरोना का काल आया तो मैं उस समय आईईएस की तैयारी कर रहा था, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। फिर 2-3 महीने मैंने कोचिंग करी थी, फिर सभी डिसरप्ट हो गया। ऑनलाइन सुविधाएं उतनी अच्छी से अवेलेबल नहीं थी उस वक्त। तो मेरे इर्द गिर्द जो लोग थे दिल्ली में, मेरे भैया थे, बहुत सारी मेरी सिस्टर्स वहाँ पे तैयारी कर रही थी। तो इस वजह से मेरा झुकाव सिविल सर्विसेज की तरफ गया। और कॉलेज में ऐसा ही था कि मैं डिबेटिंग में काफ़ी एक्टिव था, तो इस वजह से मुझे पॉलिटी, हिस्ट्री, इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट रहा था। तो इस वजह से जब मैंने तैयारी शुरू की, जब कंटिन्यू तौर पर उसे जानना शुरू किया, तो मेरा इंटरेस्ट अपने आप डेवलप होता चला। बीपीएससी के साथ और यूपीएससी के साथ ये फ़ायदा है कि अगर आपको बेसिक फाउंडेशंस आपको क्लियर हैं तो आप किताब पढ़ के उस तरह के माइंडसेट के लोगों से कन्वर्सेशन करके आप चीज़ों को समझ सकते हो। तो उस समय कोरोना काल में सब कुछ चीज़ें बंद हो गई थी, इस वजह से मेरा झुकाव हुआ, क्योंकि इर्द गिर्द के लोग वही कर रहे थे, तो इस वजह से मेरा इंटरेस्ट था। एक्सीडेंटल तैयारी, बहुत एक्सीडेंटल थी मेरी। अच्छा, प्लान वैसा नहीं था। अच्छा, तो शुरुआती समस्याएं आप क्या फेस कर रहे थे? जैसे आपने सोचा कि अब प्रिपरेशन करना है, तो जैसे जो भी बच्चे नया नया प्रिपरेशन शुरू करते हैं, अब उनका ये रहता है कि अब शुरुआत कैसे करें, किस चीज़ से स्टार्ट करें, इवन क्या सब्जेक्ट चुनें। तो ये आपके साथ हो रहा था या फिर आपके साथ नहीं हो रहा था, या फिर आपकी समस्याएं क्या थी? शुरू में जो सब्जेक्ट सिलेक्शन का है ये वो ऑप्शनल के साथ है ना। और बीपीएससी स्पेसिफिक ऑप्शनल उस समय बहुत ही हेक हो रहा था कि ऑप्शनल रहेंगे, ऐसे आएगा, या फिर ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव रहने वाला है या सब्जेक्टिव रहने वाला है। तो उस क्राइसिस में तो मैं भी था। लेकिन मेरे इर्द गिर्द जो लोग थे उन्होंने मुझे ये समझाया कि अगर जो भी कमांड जिस सब्जेक्ट्स पे आपका नहीं है, जैसे मैं हिस्ट्री में नया था, पॉलिटी में नया था, पर साइंस मेरे लिए बहुत फेमिलियर सब्जेक्ट था क्योंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था मैं। इस वजह से मैंने साइंस को थोड़ा साइड लाइन कर दिया। मैं उस मोह में नहीं पढ़ा कि साइंस मुझे अच्छा लगता है तो मैं साइंस भी पढ़ रहा हूँ। तो मुझे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा बात करनी थी। और मैं न्यूज़पेपर पढ़ता आ रहा था कॉलेज से, तो इकोनॉमी वगैरह पे क्या मुद्दा है अभी, ठीक है, क्या इश्यूज चल रहे हैं, उन सब पे एक बेसिक आइडिया था मुझे। तो मैंने इन सब सब्जेक्ट्स को टैकल करने पहला सोचा कि प्री को सबसे पहले टैकल करने के लिए मुझे हिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस, हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि हिस्ट्री के सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, मॉडर्न, एंशिएंट, मिडाइवल और बिहार स्पेस, आर्ट्स एंड कल्चर। आर्ट्स एंड कल्चर। आर्ट्स एंड कल्चर आपको मेंस में भी हेल्प करता है और प्री में भी हेल्प जी, करता मेरे है। कुछ क्वेश्चन। तो उस तरीके से मैंने शुरुआती फेज में उस चीज़ को हैंडल किया। अच्छा, एक ये बताइए कि जैसा हम लोग देख रहे हैं कि ये पैटर्न जो चेंज हो रहा है बीपीएससी का, हम लोगों ने 68वीं का प्री में देखा थोड़ा पैटर्न चेंज, और 68वीं का तो मेंस पूरा पैटर्न चेंज ही था। 69वीं में हम लोगों ने देखा कि प्री में तो प्रॉपर पूरा पैटर्न को चेंज कर दिया गया, और अब 70वीं में भी शायद 69वीं के ही बेसिस पे एग्ज़ाम होगा। तो इन सब के लिए सोर्सेज क्या फॉलो करना चाहिए, क्योंकि आपने 68वीं बीपीएससी क्लियर किया और 68वीं में ही पहली बार पैटर्न चेंज हुआ था, वो एकदम न्यू था। तो इस जो चेंजिंग पैटर्न है उससे कैसे कोप किया जाए, क्या सोर्सेस रखा जाए और कैसे चीज़ों को एक ऑर्गेनाइज वे में, एक स्ट्रक्चर्ड वे में संभाला जाए चीज़ों को? एक तरीका तो ये है कि अभी
पैटर्न चेंज करने से ये एक बेनिफिट भी हुआ है और थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट भी इसका पड़ा है। बेनिफिट ये हुआ है कि यूपीएससी और बीपीएससी के सिलेबस में एक अलाइन हो गई चीज़ कि पहले ऐसे नहीं था, इधर भी ऐसे आ गया। इस तरह से करंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो जिस तरह के यूपीएससी के पैटर्न पे पूछे जा रहे हैं, तो इस वजह से ये फ़ायदा होगा। और प्री में जिस तरह के क्वेश्चन आ रहे थे, अब वो फैक्ट ओरिएंटेड नहीं आ रहे बहुत, अब वो कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड आ रहे हैं। तो एक बेसिक आइडिया ये है कि जो भी फाउंडेशनल बुक्स हैं, जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, NCERTs हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, तो उन सब बुक्स का जो फाउंडेशनल है वो आपको तैयार करना है, ठीक है। और इस चीज़ को इस तरह से कवर करना है कि जैसे पॉलिटी में आप लक्ष्मीकांत को एक बेसिक बुक की तरह देखते हैं, हिस्ट्री में आप एक देख सकते हो एंशिएंट और मेडाइवल के लिए एक पूनम दलाल जी की आती है किताब, मैग्रोहिल की है। फिर आप NCERTs तो आपके पास मस्ट है ही, अभी जिस तरह की चीज़ें पैटर्न चेंज हो रहा है, रामबाण हो, तो आपको NCERT को, और NCERT को कभी कभी एज जब आप प्रीवियस एक क्वेश्चन पढ़ते हो तो बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन सोर्सेज हैं जिससे आपको पता चलता है कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये NCERT की इस पार्ट से आ रहा है, ठीक है। तो आपको एक पढ़ते पढ़ते एक पैटर्न डेवलप हो जाएगा आपके पास कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाता है। तो थोड़ा सा फिल्टरिंग कैपेसिटी अगर आप डेवलप कर लो तो वो सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। अच्छा, तो मैं हिस्ट्री से एक क्वेश्चन पूछता हूँ। अच्छा, हिस्ट्री में प्रीलिम्स में वेटेज ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चन का रहता है। अगर मॉडर्न और मिडिएवल और एंशिएंट आर्ट्स कल्चर मिला दे प्लस बिहार तो ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चन रहते हैं। और मेंस में देखा जाए तो पेपर 1 में एक हिस्ट्री का सेक्शन रहता है प्रॉपर, जहाँ आर्ट्स एंड कल्चर और नॉर्मली मॉडर्न हिस्ट्री से एक क्वेश्चन रहता है। एक आध 69वीं बीपीएससी में एक एंशिएंट इंडिया का पूछ दिया था क्वेश्चन, वो बुद्धिज्म से रिलेटेड था। तो प्री का और मेंस का प्रिपरेशन हिस्ट्री का कैसे किया जाए? ये हिस्ट्री स्पेसिफिक प्री के लिए तो ये है कि आप स्पेक्ट्रम जरूर उठाएं। स्पेक्ट्रम आप जब उठा रहे हो तो स्पेक्ट्रम को समझने के लिए आपको थोड़ा सा डिस्कशन चाहिए, तो आपको थोड़ा सा जो ऑनलाइन सोर्सेज हैं उसका रेफरेंस लेना है, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं, जैसे जब आप पढ़ रहे हो मॉडर्न, ठीक है, सो 1600 1700 1750 में प्लासी के बाद आप देख रहे हो, ठीक है। तो प्लासी के बाद जो इवेंट्स इंपॉर्टेंट है 64, उसके बाद आपका 1857 का इवेंट हुआ, 81 85 स्वदेशी कांग्रेस का, है ना, 1905, है ना। तो ये सब जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं इस पे आपको डिस्कशन करना है और स्पेसिफिक ऑनलाइन सोर्सेज थोड़ा सा पढ़ लेना है, क्योंकि जो टीचर्स होंगे वो आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देंगे। तो जब आप किताब उठाते हो तो आपको चीज़ें सेंस करती हैं, PY के सिलेबस के थ्रू, है ना। तो वो आपको ऑनलाइन सोर्सेज बहुत अच्छे अवेलेबल हैं, तो आप बुक के साथ थोड़ा सा ऑनलाइन सोर्स का भी यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं। यूट्यूब का बिल्कुल आपको PYQ और सिलेबस सेग्रीगेट करने में वो हेल्प कर देगा। हिस्ट्री के अलावा पॉलिटिकल हम लोगों ने बात कर लिया। अच्छा, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के लिए क्या किया जाए? क्योंकि वो क्वेश्चंस या तो बहुत वेग आते हैं या फिर क्वेश्चंस डायरेक्ट NCERT से आते हैं। तो और वेगनेस वाला जो क्वेश्चंस होता है वो कैसे आपने टेकल किया था एग्जाम में? एक तो ये है कि इकोनॉमी को लेके ये है कि न्यूज़पेपर आप जरूर पढ़ें, क्योंकि जो इकोनॉमी के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर में जो इश्यूज हैं उसी से रिलेटेड आ रहे हैं। जैसे कि GDP ग्रोथ को लेकर अगर क्वेश्चन है या GDP कैलकुलेशन को लेके हैं, ठीक है। तो अगर बार बार GDP टर्म आ रहा है हमारे न्यूज़पेपर में, थोड़ा सा हमें देखना है कि PYQ जो UPSC पूछती है उसमें वो GDP कैलकुलेशन किस तरह के मेथोडोलॉजी का यूज़ करती है प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। मेंस में भी कभी कभार ये सब क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि GDP कैलकुलेशन अलग अलग मेथोडोलॉजी क्या है, ठीक है। और ये सारे आपके एडिटोरियल सेक्शन में आते रहते हैं जब ये इशू आता है। तो आपके पास ये सेंस होना चाहिए कि जो इशू करंट है उसको स्टैटिक के साथ जोड़ कर हमें पढ़ लेना है। और ये इकोनॉमिक्स के लिए तो हो गया। ज्योग्राफी के लिए मतलब क्या किया जाए? ज्योग्राफी के लिए मुझे जहाँ तक समझ में आ रही है चीज़ें वो ये है कि आप NCERT को पढ़ो। NCERT 11th 12th फंडामेंटल्स, वो फाउंडेशनल होगी। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि अभी मानसून से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 2 क्वेश्चन 69 में पूछ दिया लगातार। हाँ, और पिछले बार भी थोड़ा सा वो दे रहे थे कि एल नीनो ला नीनो इफेक्ट्स के बारे में पूछ रहे थे। इंडियन ओशन डाइपोल पूछ दिया था पिछले बार। इंडियन ओशन डाइपोल 68। तो मॉनसून, इस तरह वेदर इवेंट्स चेंज होते हैं, तो इन सभी की बेसिक समझ आपके पास होनी चाहिए। ज्योग्राफी के बाद एक मेजर पोर्शन आता है साइंस एंड टेक। साइंस में अराउंड प्रीलिम्स में 30 क्वेश्चंस रहते हैं। हम लोगों ने 69 में देखा कि वो साइंस कम, साइंस एंड टेक ज़्यादा हो गया था। इवन बायोटेक से भी क्वेश्चन पूछते हैं। और जो
मेंस है, मेंस में भी साइंस एंड टेक से 5 शॉर्ट और 1 लॉन्ग में कभी डिजास्टर मैनेजमेंट या साइंस एंड टेक का रहता है। पिछले 2 बार से नैनो टेक पूछ रहा है। तो इस चीज़ को कैसे कोप किया जाए साइंस, और ये मेनली आप नॉन साइंस बैकग्राउंड के लिए, क्योंकि जो जिसका बैकग्राउंड साइंस है वो तो किसी तरीके से हैंडल कर लेता है, बट नॉन साइंस बैकग्राउंड के लिए ये प्रॉब्लमेटिक होता है थोड़ा सा। कहावत है ना कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, राशि आवत जात के सिर पर पड़त निशान। तो आप बेसिकली ये हो कि अब मेरा बैकग्राउंड साइंस है, पर मेरा बैकग्राउंड पॉलिटी नहीं था, तो मैंने पॉलिटी को उठाया ना। तो आपका जब साइंस बैकग्राउंड नहीं है तो आपको साइंस उठाना पड़ेगा, हिम्मत करके कमांड करना पड़ेगा। और आपके पास ये कमांड हो कि यार मैंने इस प्रकार के क्वेश्चंस किए हैं, और 1 बार 2 बार 3 बार जब आप करोगे तो उसके जो पेरिफेरी में क्वेश्चंस बनते हैं वो कवर होते चले जाएंगे। हर बार ऐसा नहीं होने वाला है कि उस टॉपिक से वही क्वेश्चन रिपीट होगा, उसके पेरिफेरी के क्वेश्चन आएंगे। तो आप थोड़ा सा जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनके साथ आपको थोड़ा सा समन्वय, थोड़ा सा एलिमिनेशन लेके, उनके साथ हेल्प लेके आपको करना पड़ेगा। घटना चक्र बहुत अच्छा सोर्स है, घटना चक्र बहुत अच्छा सोर्स है। आपको अगर घटना चक्र नहीं है तो सेलिना की किताब आती है, सेलिना की, अंग्रेजी मीडियम की है, लेकिन हिंदी वालों के लिए एनसीईआरटी बहुत अच्छा है। 7th 8th 9th 10th आप एनसीईआरटी उठाओ, बायो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, बायो का बहुत अच्छा। हाँ, तो बायो के क्वेश्चन जो आते हैं उसमें ये है कि आप थोड़ा सा एनसीईआरटी साइंस आपको करना पड़ेगा और किसी से हेल्प लेते हुए करना पड़ेगा। बहुत सारे सोर्सेज हैं ऑनलाइन अवेलेबल जो एनसीईआरटी को भी कवर कर रहे हैं। जैसे मेरा नॉन साइंस बैकग्राउंड था, तो और साइंस से मुझे हमेशा से दिक्कत रहा है, तो मैंने क्या किया था कि मैं घटना चक्र को मतलब प्रॉपर रट्टा मार दिया था। इवन मैंने नोट्स वोट्स भी बना लिया घटना चक्र का, और मैं प्रॉपर रटा हूँ। और तो मैंने ये किया था, तो घटना चक्र को रटना या फिर पढ़ना कितना हद तक सही हो सकता है जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है, क्योंकि मुझे वैसे हेल्पफुल हुआ। मेरा 2 बार प्रीवी क्लियर हुआ है, तो और अच्छे मार्क्स मैंने क्लियर किया था, 68 69 दोनों हुआ था। मेंस भी हम लोग साथ में इंटरव्यू दिए हैं, हम दोनों को साथ में दिया। तो उसमें मुझे साइंस में तो प्रॉब्लम था, मेंस में भी होता था और प्रीलिम्स में भी। तो घटना चक्र तो चलिए कि प्रीलिम्स के लिए काम कर जाएगा, लेकिन मेंस के लिए क्या किया जाए? प्री के साइंस में और मेंस के साइंस में टेक में फ़र्क है, ठीक है। प्री के साइंस में क्या है कि वो फाउंडेशनल बेसिक साइंस पूछते हैं कि कैपिलरी एक्शन क्या है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या है, ठीक है। तो बेसिक साइंस पूछ रहे हैं वो, उसके लिए आपको बेसिक फाउंडेशनल बुक्स उठाने हैं। घटना चक्र भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, उसमें यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, बीपीएससी, यूपीएससी सारा कवर करता है ना। लेकिन जो मेंस में साइंस एंड टेक वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं कि अगर इसरो ने एक आदित्य L1 लॉन्च किया है, ठीक है, तो उसका ऑर्बिटल क्या कहते हैं, लैग्रांजी पॉइंट क्या है, इन सब क्वेश्चन आते हैं। तो दोनों का जो एक अप्लाइड फिजिक्स पूछा जा रहा है, एक अप्लाइड साइंस एंड टेक पूछा जा रहा है, दूसरी तरफ आपका फाउंडेशनल फिजिक्स और साइंस पूछा जा रहा है। तो ये बेसिक फर्क है। तो प्री के लिए अप्रोच हमारा ये होगा कि एनसीईआरटी प्लस घटना चक्र, ठीक है। कोई एक आप एक रेफरेंस बुक रखो एनसीईआरटी, और दूसरा आपको घटना चक्र तो है जो आपको एक सेंस देगी किस प्रकार क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको मीन्स की जहाँ तक बात है तो साइंस एंड टेक के लिए मैंने जैसे विजन का देखा था, साइंस एंड टेक 365, तो वो बेस्ट सोर्स मुझे लगा, वो आप हमेशा कर सकते हो। अच्छा, हम लोग तो सब्जेक्ट वाइज डिस्कशन कर लिए। करंट अफेयर्स सबसे बड़ा मुद्दा रहता है। जितने बच्चों से मैं बात कर रहा हूँ, अभी गाइड कर रहा हूँ, तो पहला क्वेश्चन रहता है, सर करंट अफेयर्स कैसे किया जाए और कहाँ से किया जाए। अब एक ऑथेंटिक सोर्स है नहीं करंट अफेयर्स का, और जिस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया बीपीएससी में, जो भी मैगजीन्स, सो कॉल्ड पॉपुलर मैगजीन्स थे बीपीएससी के जो इंडस्ट्री में, सारे फेल्ड हो गए। तो अब उस करंट अफेयर्स के लिए मतलब क्या स्ट्रैटेजी रखा जाए, प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी, क्योंकि मेंस में सिलेबस डिफाइंड नहीं है करंट अफेयर्स को लेकर के। वो हम लोग के टाइम में एक पूछ दिया था, एक क्वेश्चन पूछा था ना, एक टेलीकॉम वाला, जो कि बहुत अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चन था। तो उस तरह क्वेश्चन को, और आपने लिखा भी है उस क्वेश्चन पे, मैंने देखा भी है, तो आप कैसे उस चीज़ को कोप किए थे मेंस के लिए और प्रीलिम्स के लिए भी? सबसे पहले तो ये है कि करंट अफेयर का क्वेश्चन काफ़ी डायनेमिक होता है, तो आपके माइंडसेट में थोड़ा डायनेमिज्म आना चाहिए कि किसी भी टॉपिक पे मैं हमेशा कुछ ना कुछ मेरे पास है रखने को। जैसे अगर बिहार में वो क्वेश्चन अगर मैं सही याद कर पा रहा हूँ तो वो क्वेश्चन ये था कि जो इंटरनेट पेनिट्रेशन है वो बिहार में सबसे कम है एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। तो उस पर क्वेश्चन आए हुए थे कि टेलीकॉम सर्वे ने ये किया है, ट्राई ने ये सर्वे किया है कि ये क्यों इस तरह की चीज़ें हैं।
तो मेरे दिमाग में सबसे पहले चीज़ ये है कि नॉर्थ बिहार में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो मैंने वो प्रॉब्लम्स को पढ़ रखा है कि हाँ भाई बाढ़ आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रोड नहीं है, तो ये सब चीज़ें मैंने वहाँ पे भी यूज़ करा, ठीक है। क्योंकि ये प्रॉब्लम अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो ये तो जब आप टावर्स लगा रहे हो, ठीक है, तभी प्रॉब्लम आपको आ रही हो, ठीक है। तो मैंने बहुत कॉमन सेंसिकल अप्रोच लिया था उसमें। मुझे पता भी नहीं था कि ये कहाँ का सर्वे है, कब हुआ है, इसके आउटपुट्स क्या है। मेरा बहुत कॉमन सेंसिकल अप्रोच था, इस वजह से मुझे मार्क्स उसमें मिले, ठीक, और ठीक ठाक मार्क्स मिले। आपको तो आई थिंक 22 या 23 मार्क्स मिले हैं उस क्वेश्चन में। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपसे इसलिए उठाया क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो क्वेश्चन पहला बार तो अटेम्प्ट लिया नहीं होगा, और आप अटेम्प्ट लेते हुए भी वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स आपको उसमें है। तो मतलब उसी संदर्भ में मुझे एक क्वेश्चन और पूछना है, वो एक इनोवेटिव क्वेश्चन था। तो मेंस में जो इनोवेटिव क्वेश्चंस आते हैं उसे एट अ टाइम मेंस में कैसे अप्रोच किया जाए, और एक प्रिपरेशन के दौरान आप एक किस माइंडसेट से आप चलते थे कि उस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो ऐसे हैंडल किया जाएगा मेंस में, और एग्जाम के दौरान भी और नॉर्मल भी प्रिपरेशन के दौरान। एक माइंडसेट, यहाँ मेंस माइंडसेट का ही गेम है, क्योंकि आपको 3 दिन उठकर सुबह जाना है, पेपर लिखना है 3-3 घंटे का, है ना। तो ये बिल्कुल ही तयशुदा बात है कि बहुत प्रोबेबिलिटी है कि एक आध क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसके बारे में आपने बिल्कुल भी सुन नहीं रखा होगा। तो ये माइंडसेट होना कि मैं हर एक क्वेश्चन को पढ़कर ही चला जाऊंगा, ये नहीं होने वाला, ठीक है। और अगर आप थोड़ा सा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उसे अप्रोच करोगे तो आप एक एक्स्ट्रा एज लोगे बाकी स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में, क्योंकि सभी के दिमाग में ये है कि मैंने ये पढ़ रखा है, इसी में से क्वेश्चन आते हैं। अगर वो उससे थोड़ा इतर हो जाता है तो आपको प्रॉब्लम होने लगता है। आपको वही एक्स्ट्रा एज लेना है कि भाई इंट्रानेट और इंटरनेट में जैसा मेरे सवाल है, तो मेरा ये अप्रोच था कि इंटरनेट के बारे में तो मैं लिख सकता हूँ। इंट्रानेट में हम लोग जानते हैं इंट्रा मतलब विद इन, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग टर्मिनोलॉजी के साथ खेल लेते हैं। तो आपको ये माइंडसेट के साथ, ये कैसे डेवलप होगा, तो इसका सबसे सटीक है कि आप रोज न्यूज़पेपर पढ़ोगे। न्यूज़पेपर पढ़ना बिल्कुल एक रामबाण है कि आप जो न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो ऑलमोस्ट हर वर्ड, टेक्नोलॉजी, टर्मिनोलॉजी, हर चीज़ से अवेयर रहते हो, और हमेशा ये रिपीट भी होता है। रिपीट पेपर में तो बहुत रोज होता है। अभी बीपीएससी मोस्टली रिपीटेड जो मुद्दा है उन पे क्वेश्चन पूछते हैं। G20, फिर आपको जो वाइस प्रेसिडेंट के उन समय आ रहे थे बेसिक स्ट्रक्चर को डायरेक्ट उनका स्टेटमेंट पूछ दिया है कि मतलब, और वो बेसिक स्ट्रक्चर के संदर्भ में पूछ दिया गया था। तो जो भी डायनेमिक टॉपिक्स हैं वो भी बहुत रिपीटेटिव होते हैं। तो आप अगर वीक में 4-5 दिन भी पढ़ रहे हो न्यूज़पेपर रिलीजियसली, ठीक है, तो एकदम ज़्यादातर चांसेस हैं कि वो आपके टॉपिक्स कवर हो जाए। पेपर ईमानदारी के साथ, पेपर मतलब पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको रोज पेपर पढ़ना पड़ेगा। बच्चों का ये डाउट होता है कि कौन सा पेपर उठाएं, तो एक तो ये है कि मैंने द हिंदू पढ़ा, सभी ने मुझे वही रिकमेंड किया। हिंदी मीडियम वालों के लिए है कि हिंदुस्तान आप पढ़ो या दैनिक जागरण। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हिंदी मीडियम वालों के लिए यही। मैं ये मानता हूँ कि हिंदी मीडियम वालों के लिए सोर्स का अभाव है, थोड़ा अभाव है। तो उनको थोड़ा सा ये है ना कि अंग्रेजी एडिटोरियल कम से कम थोड़ा सा पढ़ के समझने लायक खुद को बनाए। तो उनके लिए होगा कि जो डाइवर्स सोर्सेज हैं, क्योंकि आपका कंपटीशन अंग्रेजी मीडियम वालों से है, वो आपके सीट्स को लेकर जाएंगे अगर आप नहीं पढ़ोगे। तो थोड़ा सा ये है कि जो मतलब कुछ सोर्सेज ऐसे हैं जो द हिंदू को हिंदी में समझा रहे हैं। हाँ, यूट्यूब पे शायद यूट्यूब पे आते रहते हैं सोर्सेज ऐसे हैं कि द हिंदू को हिंदी में समझा रहे हैं। ये दृष्टि करवाते हैं, हाँ, वो उनका अच्छा से लिया है। अच्छा, तो एक और प्रश्न होता है कि हिंदू या द इंडियन एक्सप्रेस, ये एक मतलब मोस्ट पॉपुलर सवाल है। सर आप द हिंदू पढ़ते हैं, मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता हूँ, मुझे वो सही लगता है पढ़ना। तो आपने भी वो सुन रखा था? हाँ, जो मैंने सुन रखा था बहुत मतलब ये, तो ये बिल्कुल तयशुदा बात है कि छूटेगा नहीं, आप छूटेगा नहीं, ठीक है, चाहे आप द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो या द हिंदू। मैंने वो परसेंट में आंसर लिखा था एंड आई गॉट अराउंड 21 या 22 मार्क्स मुझे उस क्वेश्चन से मिले। आपके 8-9 नंबर से मेंस रहे हैं। डीआई में आपका गलत हो गया। डीआई तो मैं डीआई पे आने वाला था, बिकॉज डीआई जितना मुझे परेशान करा उतना किसी ने नहीं करा, तो मैं डीआई पे आता हूँ। और आपका तो वो तो ये बताइए कि डीआई के लिए अप्रोच क्या रहा था? मतलब डीआई तो मेंस में ही आता है, 10 क्वेश्चन प्रीलिम्स में आता है, मैथ्स और रीजनिंग में आता है। लेकिन मेनली जो डीआई होता है कि 72 नंबर का, अगर आप 72 में 72 सही कर रहे हैं तो समझिए कि आप एक्स्ट्रा और रैंकर बन रहे हैं। अगर आपका एवरेज इंटरव्यू जाता है तो मेरा इंटरव्यू बेहतर गया था, बट मुझे 80 मार्क्स मिले थे इंटरव्यू में, बट मेरा डीआई इतना खराब था कि वो फिर सारा एज मेरा खत्म हो गया। डीआई के बारे में एक ये है ना कि ये एक ऐसा सिन है कि जो आपको बिल्कुल लिस्ट से बाहर कर देगा, बिल्कुल पाप की तरह। बहुत बच्चों को जानता हूँ। हाँ, ये इसलिए है क्योंकि वो जो 72 मार्क्स हैं बिल्कुल आपको पॉकेट में दिए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चंस आपको एग्जैक्टली पता है इसी पैटर्न पे आते हैं।
और मैं एज ए इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, मैंने मेंस के पहले कम से कम तो ऑलमोस्ट डेली रात को 11 बजे मैं बैठता था और 1-1.5 बजे तक मैं डीआई के 2-3 क्वेश्चन जरूर बनाता था, ताकि मैं फेमिलियर हो जाऊँ उस क्वेश्चन को लेकर। क्योंकि वहाँ पे सारा गेम ये है ना कि फेमिलियरिटी जितना ज़्यादा होगा उतना आप कॉन्फिडेंट होगे कि मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ। तो ऑल्दो आई वॉज फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, स्टिल आई यूज टू प्रैक्टिस 1 to 2 क्वेश्चंस डेली। ये प्रीलिम्स के बाद, हाँ, प्री के बाद मेन प्री के पहले डीआई प्रैक्टिस। ये अगर आपका फाउंडेशनल ठीक है बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें ये है कि आपको पाई चार्ट दे दिया जाएगा, परसेंटेज में दिया जाएगा, एग्जैक्ट आपसे पूछा जाएगा। नॉन मैथ बैकग्राउंड वाले भी अगर हैं तो आप अगर प्री से पहले जो थोड़ा 10 क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस करते हो उसमें थोड़ा डीआई वाला भी कर लो। और आपकी अगर प्री बहुत अच्छे से मतलब है कि मेरा प्री होना है, ठीक है, तो आपको अगला स्टेज तो यार करना है, ऐसा तो है नहीं कि प्री करके घर जाना है। ठीक है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट तो थोड़ा सा आप जब लाइट फील करना चाहते हो, जैसे मेरे लिए स्टैटिस्टिक्स में वो लाइट करना है ऐसा था, ठीक है, तो मेरे लिए ऐसा था कि इंटरेस्ट था मेरा, ठीक है, मैथ्स वैथ्स रहा है बैकग्राउंड से। लेकिन जिनका इंटरेस्ट नहीं रहा है, ठीक है, उनके लिए थोड़ा सा, क्योंकि आप गौर करते हो ना एजुकेशन का एक पैटर्न है कि आप जो चीज़ें शुरुआती फेज में 20 दिन में सीखते हो वो अब अगले उसी चीज़ों को आप जब पहले उसके पढ़ने के बाद करोगे तो वो 2 दिन में सीखोगे। हाँ, आपका पेस बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो आपको पहला दिन, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी शिकायत होती है कि न्यूज़पेपर सर मुझे समझ ही नहीं आ रहा। उस दिन हम लोग बात कर रहे थे, बहुत ज़्यादा मतलब कि हम लोग पढ़ रहे हैं तो क्या करें, ये तो बहुत कॉमन। उनको रियलाइज ये करने की बात है कि आप उसको कंसिस्टेंटली 1 महीने 2 महीने 3 महीने उसको आप कंटिन्यू करो, उसका रिजल्ट वो आना ही आना है, ठीक है। और आप देखोगे कि जो आपको 2 घंटे लग रहे थे आप उसको आप 60 मिनट कवर करोगे, ठीक है। तो डीआई के साथ ये था कि अगर नॉन आप मैथमेटिक्स बैकग्राउंड में हो तो 10th तक तो आपने पढ़ा है, 10th में स्टैटिस्टिक्स पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो 10th के लेवल का ही ऑलमोस्ट स्टैटिस्टिक्स पूछा जाता है, मतलब पीवाईक्यू जो है जितना सारा है वो पीवाईक्यू आप दैट विल सफाइस, रिलीजियसली आप उसको बना जाइए 2 बार 3 बार जितना कर सकते हैं। अच्छा, एक सबसे कॉमन क्वेश्चन बच्चों का, सबसे कॉमन, प्री और मेंस का प्रिपरेशन साथ में करें, कैसे करें, वो एक मतलब हर बच्चा पूछता है। मैं अगर 68वीं 69वीं की बात करूँ तो ये क्वेश्चन वैलिड था, लेकिन अब जो 70th है या 71st आएगा वो इसलिए यहाँ पे वैलिड नहीं होगा क्योंकि आपको पूरी 1 साल का पूरा गैप मिल रहा है। तो आप सिर्फ 1 साल में प्री का कोई पॉइंट नहीं, हमें मिलता था कि आपकी 3 महीने बाद आ रहा, ठीक है, तो हमारे लिए बिल्कुल वो ऐसे नीड ऑफ द आवर था कि पहले प्री तो निकले, ठीक है, इसलिए हम प्री ओरिएंटेड हो गए, टाइम बहुत कम था, है ना। तो इस वजह से वो बिल्कुल एकदम वॉर फुटिंग पर तैयारी होती थी, पर आपके लिए वॉर फुटिंग वाली तैयारी नहीं है। तो आपके लिए ये है कि आप कंसिस्टेंटली प्री और मेंस साथ लेकर चलो। एटलीस्ट ये करो कि रात में आप सोने से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो देखो मेंस के, प्री की आप पढ़ाई करते हो, और मेंस का थोड़ा सा आप देखो कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि वाटर टाइट कंपार्टमेंट है यहाँ पे अलग अलग करना है, तो दोनों को साथ लेकर चलना है। जो बच्चा 71st या 70th की तैयारी पिछले 6 महीने से कर रहा है तो उनके लिए यही है कि साथ लेकर आप चलो, टाइम डिवाइड करके। हाँ। और जब आप प्री और मेंस को साथ लेकर चलते हो ना, आपको जब मेंस का पता होता है थोड़ा अप्रोच, जब आप प्री में पढ़ रहे होते हो ना, कोई डेटा याद कर रहे हो, तो आपके दिमाग में यहाँ पे एक सेट बनता है कि इसको मैं मेंस के इस चीज़ में यूज़ कर सकता हूँ। ये यूज वाला मतलब कैसे होता है? ये तो मतलब जैसे मैं तो कर लेता हूँ, बट बहुत बच्चों का आता है कि ये आप यूज कैसे करते हैं, आप कुछ भी पढ़ रहे हैं तो इस चीज़ को कहाँ यूज करना है, ये मतलब कैसे डेवलप करें, ये डेवलपमेंट कैसे होगा? तो अगर आप 10 फैक्ट्स याद करोगे ना तो 2 फैक्ट्स आपको दिमाग में रहेंगे एग्जामिनेशन हॉल, ठीक है, लेकिन वो 10 फैक्ट्स आपके दिमाग में पहले से हों, और आप जब कन्वर्सेशन, मैं आपसे कन्वर्सेशन कर रहा हूँ तो मैं आपको बार में बोल रहा हूँ कि यार 80% वुमेन हैं जो कि पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं या फिर मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाए, ठीक है। तो ये बार जब मैं आपसे कन्वर्सेशन कर रहा हूँ तो मैं अगर बात करते दरमियान यूज़ करता हूँ तो ये ऑब्वियस है कि मेरे माइंडसेट में आ जाएगा। जब मैं आंसर राइटिंग करूँगा तो मैं ये डेटा मेरे लिए कन्वीनियंस वाला डेटा होगा, ठीक है, मैं इस डेटा के साथ रिलेट करने लगा, ठीक है। तो डेटा के साथ रिलेट करना बहुत ज़रूरी है। डेटा इंडिपेंडेंटली कोई महत्व नहीं रखता, ठीक है। डेटा इंपॉर्टेंट तब है जब वो कंपैरिजन में आ रहा है, ठीक है, और किसी मुद्दे के साथ जोड़ा जा रहा है कि बिहार गरीब है क्योंकि ये डेटा है, ये कारण है, हाँ ये कारण ये डेटा। एक सबसे बेसिक क्वेश्चन फिर से कि जो बुक्स है उसे इफेक्टिवली कैसे पढ़े और रिटेन कैसे करें, ये मतलब ऑलमोस्ट ये भी सारे बच्चे पूछते हैं, जितने बच्चे भी ग्रुप में सारे बच्चों का आता है सर
बुक पढ़ रहे हैं तो बुक को कैसे पढ़े, रिटेन कैसे करें, रिवाइज कैसे करें, ये और मतलब ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सारे बच्चों ने पूछा है। तो ये रिटेन करना और इफेक्टिवली पढ़ना, ये थोड़ा इसके प्रकार जानिए थोड़ा। ये सबसे इसका बेसिक तरीका ये है कि आप 6, 7, 8, 9, 10 जेई, IIT, नीट, BPSC, UPSC हर जगह लागू होता है। हर जगह लागू होता है कि कोई भी आप बुक पढ़ रहे हो, उसके बाद अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप नहीं बनाते तो कोई पॉइंट ही नहीं है उस बुक को पढ़ने का, उस चैप्टर को पढ़ने का। ठीक है, आप सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए तो बुक नहीं पढ़ रहे। ठीक है, उस बुक को अगर उस चैप्टर को मैं पढ़ रहा हूँ, मैंने फॉर एग्जांपल सेल थ्योरी पढ़ा बायोलॉजी में, तो अब उससे रिलेटेड मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ सेल थ्योरी बनाऊंगा ताकि कॉन्क्रीट हो जाए चीज़ें। ठीक है, और जहाँ पे मैं चूका वहाँ पे मैं दोबारा रेफर करूँगा कि यार ये वाली चीज़ें मैं भूलता हूँ। ठीक है, तो जो ये क्रॉस चेकिंग हो गया ना, ये आपको कहीं ना कहीं कॉन्क्रीट करेगा। ठीक है, तो कोई किताब पढ़ना है, हमें स्लोली पढ़ना है, जो चीज़ें मुझे इंपॉर्टेंट लग रही है अंडरलाइन करूँगा मैं। अगर मैं उस तरह का आदमी हूँ कि मैं यार नोट्स लेके चलता हूँ, मैं पढ़ता हूँ तो मैं लिखता भी। ठीक है, तो मेरे सेंस के मुझे जो सही लग रहा मैं नोट कर रहा हूँ। और प्रीवियस एक डायरी रखना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर कोई मेरा छोटा भाई या बहन है या फिर वो साथ में तैयारी करने वाला मेरा फ्रेंड ही है, तो यार इस चैप्टर से कुछ भी पूछ। अच्छा, मतलब हाँ, क्वेश्चन पूछ। ठीक है, तो वो भी जो पूछ रहा है उसके लिए भी मदद कर रहा है और मुझे भी मदद कर रहा है। ठीक है, तो वो पूछ देगा तुम्हें कि भाई क्या होता है साइटोप्लाज्म। अच्छा, ठीक है, तो अब आप बताओ साइटोप्लाज्म क्या होता है ना। तो ये जो इंटरेक्शन ये ज़रूरी है। और वो एक पेज में आप उनको दो के क्राइटेरिया कि भाई इस पेज में कम से कम 5 क्वेश्चन पूछ। ठीक है, हाँ, इस क्या बोलते हैं क्वेश्चन, इस वाले पेज से 5 क्वेश्चन आप पूछ। मतलब इसका तरफ ये निकला कि आप जो भी पढ़ते हैं आप डिस्कशन करते रहिए, जिससे कि आपको रिटेन होगा। अब हम लोग यूपीएससी मेंस के जो सबसे इम्पोर्टेंट है जैसे उस पर आते हैं। उसके आने से पहले मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि नीरव जो है 68 बीपीएससी में ऐसे में 187 मार्क्स इन्होंने सिक्योर किया है। और मुझे नहीं लगता कि जितना मार्क्स इनका ऐसे में आया है उतना किसी का आया होगा। जितने बच्चे हैं सबका 160, 55, 65 ये एवरेज है, बट ये पहले इंसान है जिनका 187 और वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स है। तो मुझे लगता है कि ऐसे में क्या सोर्स होगा या फिर क्या माइंडसेट हो या फिर मतलब कैसे प्रिपरेशन किया जाए, इसमें आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता, क्योंकि आप वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स लेकर। तो ऐसे सबसे पहला प्रश्न तो ये होता है कि ऐसे लिखना शुरू कब करें। मोस्ट बेसिक क्वेश्चन सब पूछता है, तो कब शुरू करना चाहिए ऐसे लिखना। तो मेरे साथ ये हुआ था कि मेरा ऐसा झुकाव था फिलॉसफी का, तो और मैं थोड़ा डिबेट वगैरह में रहा था और एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स पे मैं बात कर चुका था पहले कॉलेज टाइम में। ठीक है, तो वो मेरे अंदर चीज़ें थी और मेरे ये प्लस पॉइंट ये हुआ कि उसी साल ऑप्शनल का हट जाना, एसए का आ जाना, मेरे लिए प्लस पॉइंट है। दूसरी बात ये है कि एसए को लेकर अप्रोच ये होता है कि कोई भी टॉपिक है, निबंध का मतलब है कोई बंधन नहीं। तो उसको चीख कर आपको यही कह रहा है कि आप मल्टी फेसेटेड, मल्टी डायमेंशनल व्यू लो उस चीज़ पर। अगर मैं एजुकेशन पे बात कर रहा हूँ तो मैं एजुकेशन का थोड़ा सा इतिहास पढ़ूँ, क्यों एजुकेशन डेवलप हुआ, एजुकेशन का पर्पस क्या था, भारत में पर्पस ऑफ एजुकेशन और वेस्ट में पर्पस ऑफ एजुकेशन क्या था। जब वेस्ट वाले यहाँ आते हैं तो कैसे ये कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला तो ये होता है कि जो आप जीएस में भी तैयारी कर रहे हो उसको भी अगर आप थोड़ा सा फिलोसफी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ऐसे में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आपके पास हमेशा से ये माइंडसेट होना चाहिए कि मैकॉले अगर कुछ कह रहे हैं, ठीक है, तो मैकॉले के फिलोसफिकल माइंडसेट क्या रहा है। ठीक है, उन्होंने कहा ना कि एक गवर्नर ने कहा था कि एवरी इंडियन इज ए फिलोसफर विदाउट डिग्री। तो यहाँ के तो मिट्टी में फिलोसफी है और ऐसे मतलब ही कि आप बहुत सारी फिलोसफिकल चीजें इसमें डाल सकते। बिहार तो और मतलब फिलोसफी यहाँ तो बुद्धिज्म, जैनिज्म, महाभारत, रामायण सबकी बातें होती रहती है। और बुद्धिज्म जैनिज्म का तो जन्मदाता भी है, बिल्कुल। तो इससे बेहतर और फिलोसफी जानने के लिए जगह ही क्या हो सकता है। और हिंदुइज्म अपने आप में बहुत ज्यादा फिलोसफी, बहुत बड़ी फिलोसफी है। तो एक तो पॉइंट आपने पूछा कि कब शुरू किया जाए, तो जब आप शुरू कर दो बेहतर, जितनी जल्दी आप शुरू कर दो बेहतर। क्योंकि अगर आपको ये लग रहा है कि मैं यार थोड़ा सोच नहीं पाता उस तरीके से मल्टी डायमेंशनल, तो जब आप लिखोगे ना और 10 दिन के बाद आप फिर एनालिसिस आओगे, पीछे आओगे, उसी ऐसे को पढ़ोगे तो बोले यार क्या मैंने लिखा। ठीक है, इसमें कितना सारा और कुछ हो सकता है, क्योंकि उस 10 दिन में आप उस ऐसे को जिसको आपने लिखा है आपके दिमाग में है कि मैंने इस पॉइंट पर लिखा है। अब जब पेपर भी पढ़ते हो, जीएस भी पढ़ते हो, वो इनपुट आ रहा है ना आपके दिमाग में, यार इस पर तो ये भी ऐड कर सकते थे, इस पर तो ये सारी चीजें भी ऐड कर सकते थे।
ये पेपर को ऐसे में कैसे यूज किया जाए? ये पेपर को ऐसे में इस तरह यूज किया जाता है कि जैसे हिंदुस्तान की मैं बात करूँ तो एक मनसा वाचा करना करके आता है उसमें सेक्शन 8 हिंदुस्तान में, है ना। आप अगर राइट, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो राइट कॉर्नर, हिंदी वाला जो हिंदुस्तान है, हाँ हिंदी वाला हिंदुस्तान, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। हाँ सोर्सेज का। तो जैसे थोड़ा सा ये होता है कि जैसे अगर आप मैं बताऊँ तो एक विकास दिव्यकीर्ति का बेसिक फिलॉसफी पे लेक्चर आया होगा, हाँ वो मैंने भी देखा। हाँ तो आप थोड़ा सा उसको देख सकते हो, थोड़ा सा ठहर कर, क्योंकि हाँ बेसिक फिलॉसफी आपको क्या होनी चाहिए, थोड़ा सा एरिस्टोटल को पढ़ना जरूरी है, थोड़ा सा सुकरात को पढ़ना जरूरी है, ठीक है। ये सब ऐसे थोड़ा चाणक्य को पढ़ना जरूरी है, थोड़ा सा आप महात्मा गांधी की फिलॉसफी, कार्ल मार्क्स की, थोड़ा ज़्यादा नहीं, जैसे ऑडियो बुक्स बहुत सारे आए हुए हैं, बहुत सारे, ठीक है। तो आप थोड़ा सा उसको ध्यान रख के कर सकते हो। और एसए में सर सबसे पहला मेरा अप्रोच तो ये होता था, और ये झुकाव भी था तो इस वजह से था कि कोटेशंस को लेकर बहुत अट्रैक्शन था। जो बड़े बड़े जो भी लोग हैं उन्होंने कोटेशंस क्या क्या यूज़ किया। एक दोहा को लेके जो एक था कि कबीर के दोहे हैं, रहीम के दोहे हैं, अमृतवाणी में सारे कंपाइलेशन हैं दोहे। ये आप यूज, हाँ मैंने यूज़ किया, देखा ऐसे तो ठीक है। तो दोहा, कोटेशंस, ठीक है, थोड़ा सा शॉर्ट स्टोरी, अगर आपके पास फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छा है तो शॉर्ट स्टोरी से बचो। बहुत सारे शॉर्ट स्टोरी लिखते हैं लोग, लेकिन मैंने कभी यूज नहीं किया शॉर्ट स्टोरी, क्योंकि मेरे पास ये कंस्ट्रेंट था कि वो बहुत सारा पेज मेरा खा जाएगा, और मैं सिर्फ एक मोरल ऑफ द स्टोरी लिख पाऊंगा और काफी जगह वो खा जाएगा, है ना। तो जिनके पास नहीं है वो पढ़ें, लेकिन वो कंसाइज तरीके से कैसे लिखना है, छोटे तरीके में, एग्जाम्पल एग्जाम्पल देकर, एग्जाम्पल बेस्ट वे होता है अपने आर्गुमेंट को सपोर्ट करने के लिए। तो अगर आप क्या बोलते हैं कोटेशंस यूज करते हो, दोहा यूज करते हो, थोड़ा सा अगर आप इतर सोचते हो, थोड़ा सा भीड़ से आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है, उसको प्रैक्टिस करना है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो सब लिख रहे हैं, लेकिन ऑनेस्टी के क्या क्या नुकसान है ये भी आसान, ठीक है। कि जैसे एक कोटेशन है कि देयर आर नो गुड डीड्स दैट गो अनपनिश्ड, तो अब देयर आर नो गुड डीड्स दैट गो अनपनिश्ड, ठीक है। आप अगर अच्छा काम करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलने वाली है, ठीक है। तो आप ये भी लिखो कि ऐसा क्यों सोसाइटी में हो रहा है कि जो अच्छा काम कर रहे हैं लोग वो पनिशमेंट के हकदार हो जा रहे हैं, जो बुरा काम कर रहे हैं वो बेहतर कर जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको वो पॉइंट ऑफ व्यू भी लाना है कि सोसाइटी या किस तरीके से ये रेजोनेट करता है, किन माइंडसेट के साथ, वो सब चीज़ों को आपको जोड़ना पड़ेगा। ये जो आपने कोटेशन और दोहा का बात किया, ये कोटेशन और दोहा क्या अप्रोच रखना चाहिए बच्चों को? एक तो ये है यार कि आप जितने भी PSIR के जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास तो भर के होता है एक्स्ट्रा, जो मेरा PSIR ऑप्शनल है, तो मेरे पास ऑलरेडी एक्स्ट्रा एज हमेशा से रहा है कि मैं इंडियन फिलोसफर और वेस्टर्न फिलोसफर मैंने बहुत पढ़ा है, तो मेरे पास हमेशा एक एज रहता है कि मुझे पता है कि सोक्रेटिस ने क्या कहा है, प्लेटो ने क्या कहा है, एरिस्टोटल या फिर जैसे अरविंदो ने क्या कहा है, गांधी ने क्या कहा है, तो मुझे मेरे पास रहता है वो। लेकिन अब जैसे है कि नॉन पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड या फिर नॉन सोशियोलॉजी बैकग्राउंड, मतलब जिनका, और BPSC में तो अब ऑप्शन का उतना रेलेवेंट घट गया है कि जब ऑब्जेक्टिव हो गया तो क्वालिफाइंग हो गया, तब उस तरीके से लोग पढ़ते भी नहीं है सब्जेक्टिव टाइप से। तो कैसे अप्रोच रखा जाए कोटेशन और दोहा को लेकर के? एक तो अप्रोच ये अच्छी होगी कि जैसे स्पेक्ट्रम अगर आप उठाओगे उसमें कोटेशंस लिखे हो, हाँ ब्लॉक में कोटेशंस लिखे हो, तो वो जो कोटेशंस वो यूज कर रहे हैं, थोड़ा सा इमेजिन करो कि उस वक्त वो यूज कर रहे हैं तो किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जा रहा है वो कोटेशन, ठीक है। गांधी जी को जहां हम पढ़ रहे हैं वहां पे गांधी जी के बहुत सारे कोटेशन थे, क्लीननेस पे उनके कोटेशंस हैं, एजुकेशन पे, अच्छी हैंड राइटिंग पे उनके कोटेशंस हैं, ठीक है। कि खराब हैंड राइटिंग मतलब आपकी अधूरी पढ़ाई, क्योंकि गांधी जी की हैंड राइटिंग बहुत खराब। तो पॉइंट ये है कि एक तो बहुत अच्छा सोर्स स्पेक्ट्रम ही है, दूसरा ये है बहुत अच्छा सोर्स कि आप ऑनलाइन जाओ, अगर आप अरविंदो को पढ़ रहे हो, आप गांधी जी को पढ़ रहे हो, तो टॉप 10 कोट्स बाय अरविंदो टॉपिक पे देख लें, नेशनलिज्म पे क्या था, हाँ ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी पे आप सर्च कर सकते हो, बेस्ट हम लोग को तो रविन्द्रनाथ टैगोर और गांधी इन लोगों को तो पढ़ना भी नहीं, मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग का तो पर्सनालिटी पे है, नेहरू जी पे आप कोटेशंस देख रहे हो तो सर्च करो, वो लोग पर्सनालिटी थे, तो बहुत सारी चीजें उनके दिमाग में जब आती थी तो एक कोटेशन निकलता है, उसके पीछे का जो क्रक्स है वो बहुत गहरा है, तो आप थोड़ा सा ठहर कर सोचोगे कि ये क्यों कहा गया था उस तरह। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये है कि जब उन्होंने डैम का इनॉग्रेशन किया था तो उन्होंने कहा था कि डैम्स आर द न्यू टेम्पल्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि वो क्यों कह रहे हैं, ठीक है, और वो न्यू टेम्पल्स टर्म को यूज कर रहे हैं, ठीक है, कि आपको माइंड से साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है, ठीक है। तो ये सब चीजें कि उस समय का कॉन्टेक्स्ट क्या था, यही तो वो पूछ रहे हैं, वो कोटेशन ही डालते हैं, आपको ऐसे कहते हैं लिखने का,
ठीक है, तो अब नेहरू जी जो बहुत सारी चीज़ों को कंसाइज करके कोटेशन में डाल रहे हैं, आपको उस कोटेशन को धागा को खोल देना, क्या क्या चीज़ें उनके दिमाग में थी तब उन्होंने ये चीज़ कहा। ये तो फिलोसफिकल ऐसे के लिए हो गया। अब जैसे एक फैक्ट बेस्ड जैसे भी आता है, जैसे लाइक 69 पे पूछ दिया था कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे पूछ दिया, नारी वंदना बिल पे पूछ दिया, तो इस टाइप का इसे वो कैसे अप्रोच रखा जाए? इसका तो अप्रोच जीएस के साथ ही होगा। हाँ, जब जीएस हम पढ़ रहे हैं तो हम लोगों ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी इतना पढ़ा था, बहुत ठीक है। और अगर आपको याद हो तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी हिंदी कैसे पूछ दिया गया था हम लोगों से। हाँ, हिंदी में पहले पूछा था। 68 का जो हिंदी का एस्से है, 68 का जो हिंदी का एस्से है वो 69 का मीन्स मतलब एस्से वाले में आया। हाँ, पूछा हुआ रिपीटेड है, रिपीटेड था, ठीक है। तो आप ये देखोगे कि हिंदी वाले एस्से को भी नहीं छोड़ना है, इंग्लिश वाले एस्से को भी नहीं छोड़ना है, कौन कहाँ घुस जाए पता नहीं, ठीक है। वो तो एक तो अप्रोच उनका ये है कि जीएस में जब आप देख रहे हो कि एजुकेशन पॉलिसी, नारी वंदना योजना, अब ये जो आया है बिल, ठीक है, ये जो बिल है वो इतना पॉपुलर हुआ है बहुत ज़्यादा कि आपको, और वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में तो पूछ रहे हैं ना, ये जो बिल है वो तो वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहा है। 33% जनरेशन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में। हाँ, तो अब आप जैसे ही इसकी बात करोगे तो फेमिनिज्म की भी बात करोगे, ठीक है, कि फेमिनिज्म ही वुमेन एम्पावरमेंट का सोर्स रहा, वेस्ट में शुरू हुआ, ईस्ट तक माइग्रेट कर रही है चीज़ें। तो अगर आप जाना चाहोगे तब तो आप चले ही जाओगे एब्स्ट्रैक्ट लेकर, फिलॉसफी लेकर, ठीक है, कि जैसे है ना कि नो सिविलाइजेशन कैन प्रॉस्पर if 50% of its population has no education। तो आप ये चीज़ हमेशा डाल सकते हो और आप ये, आपको बिल्कुल ये आश्चर्य करने वाली चीज़ है कि 50% पॉपुलेशन इतने दिनों तक दवाई गई और दबी रही, ठीक है। तो आपको इसका माइंडसेट समझना होगा कि सोसाइटी कैसे चल रही, कैसे चल रही। ये तो फैक्ट बेस्ड इसे कहोगे। फैक्ट बेस्ड ऐसे में ये है ना कि फैक्ट 5-10 लाइन, उसके पीछे का जो फिलॉसफी है, उसके पीछे की कहानी है वो गहरी, वो जानना जी हम जीएस भी पढ़ते हैं, हमें बताया जाता है बैकग्राउंड, तो जो बैकग्राउंड है उसी को यहाँ लिखना है, मतलब होलिस्टिक वे में आपको तैयारी करनी है। थर्ड क्वेश्चन ऐसे पे है कि बिहार का जो ऐसे आता है, लोकल टर्म्स में ऐसे आता है, उसका प्रिपरेशन कैसे किया जाए? क्योंकि जैसे मैं मैथिली नहीं जानता हूँ, या फिर जो मेरा लैंग्वेज नहीं है लोकल, अगर उसमें से आ गया तब फिर कैसे टैकल किया जाए ऐसा लोकल जो इसे आता है उसे? आप अगर गौर करोगे तो जो दोहा वगैरह होते हैं वो अवधी, मैथिली, इन सब लैंग्वेज, तो वो सभी लोकल लैंग्वेज में, ठीक है। कि अब जैसे कि बड़े हुए तो क्या हुए, जैसे पेड़ खजूर, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों को क्या आया था कि मूस मोटाई लोढ़ा हुई, ना हाथी हुई ना घोड़ा हुई, है ना। तो अब ये स्लैंग लैंग्वेज माँ दादी ये सब यूज करती रहती है, ठीक है। तो किस कॉन्टेक्स्ट में वो लोग यूज करती थी, थोड़ा सा अगर आपको ध्यान हो तो आप लिखने लगोगे, ठीक है। कि कैरेक्टरिस्टिक जहाँ हम लोगों को पूछा गया था कि धर्म बिना, और बीपीएससी के पास मुझे नहीं पता 69 में क्या टॉपिक थे, लेकिन 68 में वो लोग बहुत पॉपुलर कोटेशंस को देसी लैंग्वेज में यूज करके डाल दे रहे हैं। जैसे जिसमें मैंने लिखा कि रिलीजन, साइंस विदाउट रिलीजन इज ड्रीम एंड रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। मैंने भी यही अटेम्प्ट किया था, लेकिन उनको लिखा कैसे था उन्होंने कि लांगड़बा और आंधरबा, ठीक है। तो वो बस कन्वर्ट कर दे रहे हैं उस लैंग्वेज। तो अगर आप हिंदी बैकग्राउंड के हो तो थोड़ा ध्यान से अगर आप पढ़ोगे, और अगर प्रैक्टिस थोड़ा सा कर रखा है आपने, अगर आपने लिखा भी नहीं है, आपने सिर्फ पढ़ रखा है कि मुझे पता चल गया है कोटेशन क्या है, ठीक है, फिर तो आप लिख लो। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल ही ऐसा है कि सर मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि वो लैंग्वेज क्या है, ठीक है। तो कम से कम ये है कि आपको पढ़ लेना है, और वो जो लिपि यूज करते हैं वो अंग्रेजी होता है, ठीक है। तो आइडिया लग सकता है। 69 का तो मीन्स मैंने दिया था, तो उसमें फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन थे। सेकंड सेक्शन में मैंने तो नारी वंदना ही अटेम्प्ट किया। फर्स्ट में शायद एक आध फिलोसफिकल था, लेकिन उसमें भी मतलब नॉर्मली 69 में पूरा फैक्ट ही था, 68 में पूरा फिलोसफिकल था, 69 में पूरा फैक्ट था। हो सकता है कि फिर से 78 में या तो मिक्स या फिर बहुत चांस है कि फिलोसफी पूछे। तो ऐसे पे तो हम लोग ने बात कर लिया। एक अब ऐसे का एक ओवरव्यू क्या रखा जाए, थोड़ा वो दे देते तो ज़्यादा बेहतर रहता। जब मैंने ऐसे प्री के बाद ही मैंने ऐसे का प्रैक्टिस किया, तो 2-3 ऐसे मैंने लिखे थे। तो मेरा एक ये पैटर्न होता था कि जब मैं ऐसे लिख रहा होता था तो एक पेज पे अगर आप मेरा मतलब मेंस में भी आंसर देखोगे तो उसमें एक पेज पे मैंने सिर्फ पैटर्न लिखा। अगर लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी है तो मैं लिखता हूँ कि यार लिटरेचर किस प्रकार के लिटरेचर, किसको लिटरेचर में लिखेंगे, बुक्स, बॉलीवुड, हॉलीवुड, कॉमिक्स, ये सबको मैं डालना चाह रहा हूँ। एक स्ट्रक्चर बना रफ वर्क पहले कर लीजिए। हाँ, रफ वर्क करिए, जो माइंड बॉगलिंग जैसे हम लोग बोलते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग जैसे बोलते हैं, ठीक है। कि आपको फ्लो पता
कि आप जब फ्लो हो रहे हो ना तो धारा में ब्रेक नहीं है और कनेक्टिंग पॉइंट्स हो दूसरे से। कि अगर मैं कह रहा हूँ कि आज वेब सीरीज पॉपुलर हो रहे हैं अमेजॉन प्राइम पे और अब नहीं जा रहे लोग मूवी देखने, कम जा रहे हैं, तो जो करंट सिनेरियो और लिटरेचर है किस तरह से चेंज हो रही है, ठीक है, आपको वो ही समझना होगा, ठीक है। और आपको थोड़ा सा ये देखना होगा कि अभी प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में लिटरेचर का महत्व क्या है। अभी जो बड़े बड़े राइटर्स हैं, बड़े बड़े जो थिंकर्स हैं, वो किस तरीके से सोसाइटी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको इन सब चीज़ों की बात करनी है और होलिस्टिक व्यू लेना है इस तरीके से कि अगर मैं बात करूं कि एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक जैसे हैं एकदम बिल्कुल ही ऐसा कि ब्लैक इज द न्यू वाइट, ब्लैक इज द न्यू वाइट, ठीक है। तो अगर एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक आप इस पर कितना आप सोच सकते हो, ठीक है। अगर आप अपने आप को अगर आप नेट पर सर्च करोगे तो टॉप 10 एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक सर्च करोगे तो आपको ये सारे कोटेशंस आ जाएंगे, हाँ, ठीक है। तो अगर आप उसको लिखो और आप लिखो कि क्या क्या मैं इस पर डाल सकता हूँ, ठीक है। एक ऐसे का तुमने काफ़ी चर्चा कर लिया, इससे आगे बढ़ते हैं। जैसे कि बहुत सारे बच्चे रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, मतलब ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, पृष्ठभूमि से आते हैं। तो ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चों के लिए मतलब जो प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हैं और उनके लिए क्या बेस्ट हो सकता है, कैसे शुरू करें, क्या सोर्सेज तो सेम ही रखना है जो एनसीईआरटी का बुक मतलब जो आपने बताया जो नॉर्मल है, लेकिन एक खास करके जो मतलब एकदम ही ग्रामीण क्षेत्र से है और एक सबका ड्रीम होता है कि मैं सिविल सर्विसेज में जाऊँ, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा कि क्या करना चाहिए? के लिए तो ये है कि बहुत सारे अब वो जो डिवाइड है ना वो ऑनलाइन के आने की वजह से बहुत कम हो गया, रूरल अर्बन डिवाइड। हाँ, रूरल अर्बन डिवाइड पे क्योंकि अब ऑनलाइन सोर्सेज बहुत अच्छे से अवेलेबल है। तो आपको ये है कि सोर्सेज आपके पास बहुत है, आपके पास वो सेंस आना चाहिए कि फिल्टर छोड़ना क्या है ना, इन दिस एरा ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, वी नीड टू फिल्टर थिंग्स। ये मैं पूछने वाला था, एक्सेसिव इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गया कि क्या पढ़े क्या छोड़े, ये मतलब कैसे डेवलप किया जाए, ये एक वक्त के साथ चीजें हैं। और आप किसी के अगर सानिध्य में रहोगे तो आपको ज्यादा पहले आएगा, ठीक है। तो आपको इंटरेक्शन से डरना नहीं है, सबसे पहली बात। तो दूसरी बात की क्वेश्चन पूछना है कि यार ये क्या मेरे बारे में सोचेंगे या ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मुझे ये भी नहीं आता, बिल्कुल नहीं डरना। अगर आप बिगिनर हो तो बिगिनर का मतलब ही है ना कि आप जीरो से शुरू कर रहे हो। मैं तो जो सेशन लेता हूँ मैं सबको इनकरेज करता हूँ कि यार तुम क्वेश्चंस पूछो, क्योंकि तुम क्वेश्चन पूछोगे तुम अभी सिर्फ ये प्रिपेयर नहीं करो, तुम इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो खुद को, अगर तुम फेस कर रहे हो पूछ रहे हो तो और मुझे ऐसा लगता है कि छोड़ने वाला जो सिस्टम है, क्या छोड़े क्या पढ़े, ये PYQ और सिलेबस का कितना मतलब बहुत ज़्यादा रोल पूरा है। और क्वेश्चन जब आप जैसे मैंने 67 का एग्जाम दिया, 66 क्वेश्चन पेपर में देख रहा था, 65 देख रहा था, 64 देख रहा था, लेकिन जब मैंने एग्जामिनेशन एक बार दिया 67 और 2 बार वो एग्जामिनेशन हो गया, मैंने भी दिया था 67, ठीक है, तो वो 2 बार एग्जामिनेशन हुआ, तो उसमें मुझे ये सेंस आने लग गया था कि यार इस चीज़ से काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं। तो जब न्यूज़पेपर में जैसे ही मेरी निगाह वहाँ जाती थी तो हाँ ये तो पूछते हैं, इस पर थोड़ा सा पढ़ना है, ठीक है। तो जो मेरे को 2-2.5 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ने में लगते थे, अब वो 60, 70, 80 मिनट में लग जा रहे हैं। हाँ, अगर जिसके पास लैंग्वेज बैरियर है तो उनको थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लगेगा कि अगर मेरा कमांड नहीं है कि मैं अंग्रेजी पढ़ के समझ नहीं पा रहा, हिंदी पढ़ के समझ नहीं पा रहा, पर आपको कंसिस्टेंटली रहना है, ठीक है। युद्ध क्षेत्र को छोड़ना है, ठीक है, युद्ध में उतरे हैं तो खड़े रहना है, कंसिस्टेंट रहिएगा तभी, ठीक है। और आपको हमेशा कोई ना कोई मार्गदर्शक मिल जाएगा। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस, हाँ सर, बोला जाता है। और आप अगर उस चीज से जुड़े हुए रहोगे तो कोई ना कोई आपको जरूर हेल्प करने वाला मिल जाएगा। बिहार करंट अफेयर्स एक बहुत मुद्दा रहता है, ऐसे तो 69वीं प्री में तो पूछा नहीं था, बट मेंस में थोड़ा बहुत रहता है। तो बिहार करंट अफेयर्स से क्या किया जाए? बिहार करंट अफेयर्स प्री में ज्यादा क्वेश्चंस नहीं थे, 68 में थे, बट 69 में उन्होंने पूछा बिल्कुल ही नहीं था। जैसे मैंने तो बिहार करंट अफेयर्स ऑनलाइन सोर्सेज से ही रैंडम यूट्यूब पे रैंडम वीडियो देखते जाओ, और एक यही किया था। और एक दृष्टि पे उनका मैगजीन आता है, हाँ, बिहार करंट का, तो उनके वेबसाइट पे आप जाओगे, PCS में बिहार पे जाओगे, ठीक है, वहाँ पे आपको दिख जाएगा करंट अफेयर, 4-5 पेज का, हाँ 4-5 पेज, ज्यादा नहीं रहता, ठीक है। तो वो और एक बिहार एटलस करके हर बार एग्जामिनेशन के पहले आता है, वो आप किसी पब्लिकेशन में होगा, बिहार एटलस में डिस्ट्रिक्ट वाइज करके वो बता देते हैं कि इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में ये मुद्दा रहा है, इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में ये मुद्दा रहा है, तो आप वहाँ से कवर कर दो। अभी 70वीं BPSC आने वाला है और मतलब बच्चे जो है वो पैनिक मोड में जाना शुरू हो गए कि प्री पढ़े या मेंस पढ़े, कब से प्री पढ़े,
कितना पीढ़ी पढ़े, ये अब एक 3 महीना बचा है तो लोग क्वेश्चंस पूछना शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा कि कैसे क्या किया जाए? एक तो ये है ना कि प्री को लेके चूंकि सिलेबस इतना वास्ट है ना, ऑल्दो दे कैन नॉट आस्क एनीथिंग दैट लाइज अंडर द सन, लेकिन सिलेबस काफ़ी बड़ा, ठीक है। और अब चूंकि इतने लोग, इतने बच्चे आ गए हैं कि उनका भी प्रेशर होता है कि क्वेश्चन स्टैंडर्ड का होना चाहिए, ठीक है। तो वो लोग जो चीज क्वेश्चंस डाल रहे हैं, आपको सबसे अच्छा उसका अनुभव तब होगा जब आप प्रैक्टिस सेट्स लगाओ। तो बहुत सारे टेस्ट सीरीज लॉन्च हुए हैं, तो आप किसी का अगर आप मान लो जाकर नहीं देना चाहते हो तो ऑनलाइन भी अवेलेबल है क्वेश्चंस। प्रैक्टिस सेट्स के लिए हम लोगों ने टेलीग्राम चैनल पे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, लाइक पॉलिटी है या फिर ज्योग्राफी है, लगभग 200, 250, 300 एमसीक्यू ऑलरेडी डाल चुके हैं, जो एकदम प्रॉपर स्टैंडर्ड। मैं वो पिन कर दूंगा कमेंट में, तो वहाँ से लोग देख लेंगे। वो मतलब एमसीक्यू प्रैक्टिस, और उसके बाद सिर्फ क्वेश्चन बनाना नहीं है। क्वेश्चन जब मैंने बनाया तो मुझे रोज 150 क्वेश्चन नहीं बनाने। मैं अगर 50 क्वेश्चन बना रहा हूँ तो मैं सोने से पहले इंश्योर करूंगा कि वो 50 क्वेश्चन डिस्कस हो गया। मैंने सोर्सेज देख ली है, जिसके ज़्यादा आंसर आ रहे हैं सही, उनसे बात कर ली है, ठीक है। तो एक ये जो इन्वायरमेंट बनाना है, ये बहुत ज़रूरी। एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन और कि एक साथ बहुत सारे बच्चे 2 एग्जाम 3 एग्जाम प्रिपेयर करते हैं, बोलते हैं कि मैं सिर्फ बीपीएससी ही दूँ या फिर जो भी अदर्स एग्जाम होते हैं वो दूँ या नहीं दूँ, क्या करूँ मैं? तो उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी रहना चाहिए? यार इसमें भी बेवफाई ना ठीक नहीं, ठीक है। यहाँ भी चाहिए मोनोगैप, ठीक है, कि अगर मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ तो मैं यूपीएससी की तैयारी करूँगा बाकायदा 1-2 साल। जहाँ मैं यूपीएससी पे लगाऊँ तो आप अपने कैपेसिटी को कैसे एनालिसिस करोगे जब तक आपने फुल फ्लेज तैयारी ही नहीं करी, ठीक है। तो आपको पता कैसे चलेगा कि मैं इस लेवल का हूँ भी कि नहीं? अगर आप अभी तैयारी शुरू कर रहे हो, फिर एसएससी की तैयारी करने लगे, ठीक है, फिर आप बिहार एसएससी की तैयारी करने लगे, ठीक है, जिससे हमारे वक्त में बिहार एसएससी आ रहा था बहुत ज्यादा, ठीक है, मैंने दिया नहीं था। ये तो ठीक है, एसआई वगैरह का एग्जामिनेशन आ रहा था। मैंने तो फेस किया है कि मैंने मतलब बीपीएससी या यूपीएससी का तो एग्जाम ही नहीं दिया, और इसका अब आपको रिजल्ट मिलता है, अब मिल रहा है, हर बार प्री आप निकाल रहे हो, इजीली हो जा रहा है ना, बिल्कुल निकल रहा है। पिछले 2 बार से आई थिंक 100+ मार्क्स मेरे प्री में आए। और ये बिल्कुल मिथ है कि अगर कोई कहता है मुझे आकर कि यार ये तो यूपीएससी की तैयारी करता है, ये सिर्फ ग्रुप डी में नहीं निकल रहा, नहीं निकलेगा, नहीं कंफर्म बात है। हाँ, दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हो, कोई अगर विराट कोहली बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहा, इसका मतलब वो आकर टेनिस बहुत बढ़िया नहीं खेलने लग जाए, ठीक है, वो लोग हाथी तो हिलाना है दोनों में, नहीं, ऐसा नहीं होता। हर चीजें बिल्कुल ही अलग अलग है, सबका अपना अपना एक पैटर्न होता है, पैटर्न। तो पॉइंट यही है कि अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो तो 1 साल 1.5 साल 18 महीने कहते हैं इसको, 18 महीने तो आपको देना है, ठीक है। 18 महीने आप देते हो तो अब चूंकि फायदा ये है कि यूपीएससी और बीपीएससी अलाइंड हो गया है, ठीक है। तो आपके लिए बेनिफिट ये है कि भाई आप इसकी तैयारी कर रहे हो तो ये भी ऑटोमेटिकली हो रहा है, हाँ, ठीक है। तो 1 महीना पहले 2 महीने पहले आपको सिर्फ बिहार का अदर एग्जामिनेशन, हाँ, जैसे लोग पूछते हैं कि बिहार दारोगा दे दें या एसआई दे दें या फिर न्यूमरस एग्जाम होता है रेलवे, ऐसे बोलते हैं सब दे दें, तो वो वाला अलग है, बिल्कुल वो सब तो ठीक है, वो फैक्चुअल आपको चीजें याद है, सब कुछ अलग है। दूसरी बात ये है जब आप एग्जामिनेशन नहीं क्या कर पाते तो आप एक डिमोरलाइज भी होते हैं, ठीक है, अपने आप पे आप डाउट करते हैं, है ना। तो वो आपको नहीं बीच में आने देना, ठीक है, कि बहुत सारे ऐसे ब्रिलियंट बच्चे हैं जो मुझसे बहुत बेहतर है, ठीक है, लेकिन चूंकि वो बहुत सारे एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो वो डिमोरलाइज भी हो रहा है, ठीक है। और आपको हर बार अपने पेरेंट्स को आंसर करना है, ठीक है, कि यार इसमें तुम्हारा तो इसमें भी नहीं होता तो उसमें क्या होगा, है ना। तो वो चीज़ों को अभी अलाउ नहीं करना, ठीक है। वो चीज़ है कि आपको फोकस तो थोड़ा सा करना होगा। जैसे आपका ऑप्शनल तो फिजिक्स रहा है, तो ये तो मतलब बहुत ही ब्रेव डिसीजन है कि आपने ऑप्शनल फिजिक्स रखा। और एक सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है कि ऑप्शनल चूज कैसे करना है, क्योंकि आपने फिजिक्स चुना तो एक पीछे थॉट होगा, तो ऑप्शनल सेलेक्ट कैसे करें, ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है बच्चों के दिमाग में। जब मैंने तैयारी की थी तो जब मैं प्री की तैयारी कर रहा था तो मेरा हमेशा से फिजिक्स की तरफ झुकाव रहा है, फिजिक्स मेरा इंटरेस्ट रहा है। तो मुझे इतना पता था कि सिलेबस कितना ही वास्ट होगा, तो मेरे पास अगर वक्त होगा तो मैं कवर तो कर लूँगा क्योंकि इंटरेस्ट है मेरा। और दूसरी बात ये थी कि क्योंकि मेरा बेसिक ठीक है फिजिक्स में, तो उसके ऊपर जितने भी बिल्डिंग्स बन रहे हैं, जितने भी और चीज़ें आ रही है, मुझे समझ में आ रही थी। तो आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये होना चाहिए कि ऑप्शनल में 2 चीज़ें आप देखो, क्या आप उस सब्जेक्ट के साथ अटेम्प्ट्स, अगर आपको मल्टी अटेम्प्ट देने पड़ रहे हैं तो क्या आप उसके साथ बोर तो नहीं हो रहे, आप उसके साथ थोड़ा अटैचमेंट फील कर रहे हो यार उस सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। और वो जो सब्जेक्ट है वो आपको कहीं और हेल्प करता है, ठीक है। जैसे
हाँ जीएस वगैरह मैथ करता है। जैसे मैंने फिजिक्स में मेरा ये इंटरेस्ट रहता है कि जो उसके बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं उसके कोटेशन में मैंने पढ़ रखे हैं। मैंने अल्बर्ट आइंस्टाइन मैक्सवेल के कोटेशंस यूज किए हैं ऐसे। इस हमने तो देखा है आपका वो आइंस्टाइन और मैक्सवेल का कोटेशन। ठीक है, तो ये है कि आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट हो और थोड़ा सा मार्क्स फचिंग हो। जैसे फॉर एग्जांपल कि अब जैसे पहले ये आलोचना होती थी कि हिस्ट्री वालों को मतलब 150 मिल रहा है मार्क्स, 200 मिल रहा है, और मैथ्स वाले 270 ला रहे हैं, तो आप उससे कभी कम्पीट कर ही नहीं पाओगे, रैशनलाइजेशन हो नहीं रहा है। ठीक है, लेकिन अब ये समस्या नहीं है, अब तो क्वालिफाइंग है, ऑब्जेक्टिव हो गया, क्वालिफाइंग हो गया। तो आपके साथ ये है कि जैसे आप हिस्ट्री ले रहे हो, हिस्ट्री आपको वैसे भी पढ़ना है और वैसे ही पढ़ना है, तो आपको थोड़ा सा जैसे आप बता रहे 69 में बहुत डीप में जाकर क्वेश्चन। पॉलिटिकल साइंस में तो मतलब अब इतना टफ पेपर था कि तो फिर आपको ये करना होगा कि वो लोग ये मैसेज दे रहे हैं कि आप ऐसे नहीं कि बिल्कुल यूं ही निकल जाओ, थोड़ा मतलब इंटरेस्ट आपका रहेगा तभी आप। हाँ। पॉलिटिकल साइंस में इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन, क्योंकि मैंने मेंस दिया था तो मुश्किल से 5-6 क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी के थे एंड 90% क्वेश्चन मतलब या तो एकदम थ्योरी बेस्ड थिंकर का। आईआर में जितने क्वेश्चंस थे सारे थिंकर बेस्ड एकदम डीप, तो उनका तो यही मैसेज था कि इवन 68 ये बहुत आसान पेपर था मेरा पॉलिटिकल साइंस का। हाँ, मतलब मैंने इजीली मतलब मैंने पूरा पेपर बिना अटेम्प्ट किए मेरा 60+ आ गया था, और मैंने पेपर छोड़ दिया था बीच में अटेम्प्ट करना। मुझे लगा कि 30-35 नंबर जो भी लाना होता है वो आ ही जाएगा, तो अटेम्प्ट क्यों करना, लेकिन 69 में ऐसा नहीं था। तो एक क्वेश्चन रहता है बच्चों का कि प्रिपरेशन के दौरान खुद को मोटिवेट कैसे रखें, मोटिवेशन कहाँ से लाएं और कैसे खुद को इनर्जाइज रखें एग्जाम पे। एनर्जाइज रखने का तरीका तो ये है कि बहुत लोड नहीं लेना है। ठीक है, आप ये मानकर चलो कि कभी भी आप 100% तैयार नहीं रहोगे किसी भी एग्जाम के बाद। ठीक है, तो आप अपने इर्द गिर्द देखोगे, सिलेक्शन का परसेंटेज आप देखते हो, तो आप इस बात को मानकर चलो कि मेरा प्रिपरेशन कितने हद तक था और फिर मैं सेलेक्ट नहीं हुआ, तो आपको अंदर से ये आवाज़ आएगी कि अभी प्रिपरेशन में काफ़ी कुछ बचा होगा, इस वजह से चीज़ें छूट गई। खुद के क्या डिस्ट्रैक्शंस हैं उसको थोड़ा सा आपको देख के रखना। तो आपको ये चीज़ बताया कि मैं जो प्रॉब्लम्स को टैकल अभी नहीं कर पाया हूँ, जब मैं कर लूँगा तब ये एग्जामिनेशन बहुत ही सॉल्वेबल है, बहुत डूएबल है। ठीक है, और नंबर ऑफ अटेम्प्ट सभी के ऐसा नहीं होता कि 1-2 है दूसरे अटेम्प्ट में निकल रहा है, बहुत सारे तीसरे चौथे अटेम्प्ट तक की चीज़ें जा रही है। साथ में वो देखा था कि हम दोनों बच्चे दिख रहे थे वहाँ पे। हाँ, तो मोस्ट ऑफ द जो लोग हैं वो कोई लेट तैयारी शुरू कर रहे हैं, किसी का अटेम्प्ट बहुत ज़्यादा खिंच गया है। 30 साल ठीक है, तो हम लोग जो 25, 26, 27 साल वाले हैं वो तो बिल्कुल ही मोटिवेटेड रहे, बिल्कुल। ठीक है, इस एज का, हाँ, इस एज वाले तो बिल्कुल ही ऐसे हैं कि ये एज ही है इन सब चीज़ों में। ठीक है, हाँ, लेकिन ये भी है कि अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें खिंच रही हैं और आपको लग रहा है कि मैं करीब नहीं हूँ, ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम्स हैं मेरे अंदर। ठीक है, इस चीज़ के साथ आप रियल रहो। एक इकोनॉमिक सर्वे बजट को लेकर नॉर्मली बातचीत होता है कि इकोनॉमिक सर्वे और बजट को लेकर के क्या अप्रोच रखना चाहिए, कि क्वेश्चंस मेंस और प्रीलिम्स दोनों में आते हैं। तो प्रीलिम्स और मेंस के लिए पहले मेंस को बताइए कि मेंस के लिए इकोनॉमिक सर्वे और बजट का क्या अप्रोच रखना चाहिए। मेंस के लिए इकोनॉमिक सर्वे और बजट बिल्कुल ब्रह्मास्त्र है कि मोस्ट ऑफ द जो पिछले साल के मुद्दे हैं, जो गवर्नमेंट का अप्रोच है, जो प्रायोरिटीज है गवर्नमेंट, वो सारे डिस्कस होते हैं। तो और उसमें चैप्टर वाइज वो चीज़ें रहती हैं, ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल एक मैनेजमेंट प्रॉपर चैप्टर वाइज होता है। तो जैसे मेरा अप्रोच ये था कि मेरे पास बाकायदा अभी भी मेरे पास वो कॉपी पड़ी हुई है जिस पर मैंने चैप्टर वाइज नोट बना रखे हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं था कि उसमें मुझे 10 महीने लग रहे हैं, मुझे लगता है कि 10 से 12 दिन में मैंने पूरे इकोनॉमिक सर्वे को बहुत आराम से 2-3 घंटे देखा। ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारा फैक्ट्स और डेटाज होता है, आपको वो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, योजना जरूरी है, अप्रोच जरूरी है, कुछ जो मेजर डेटा है वो ज़रूरी है। ठीक है, तो इकोनॉमिक सर्वे बहुत ज़रूरी है। और बजट को लेकर जहाँ पर चीज़ें होती है वो ओवरलैपिंग है, बजट और इकोनॉमिक सर्वे ओवरलैपिंग। हाँ, ठीक है, तो वो आपको, और ये क्वेश्चन फ्री में भी आता है बजट से। ठीक है, और बहुत सारा ऑनलाइन सोर्स ऐसा है कि आपको बहुत तोड़ कर वो समझा रहे हैं। ठीक है, तो आप 50 मिनट 1 घंटे में पूरा बजट कंप्लीट करेंगे। और जीएस पेपर 2 में तो मुझे लगता है कि 50% क्योंकि सेम स्ट्रैटेजी मैंने भी किया था ना, कि जो इकोनॉमिक्स का क्रक्स था मैंने वो रूरल डेवलपमेंट पे या वुमेन एम्पावरमेंट पे या फिर एनर्जी सेक्टर पे, ये क्वेश्चंस वहीं से आते हैं। मैंने योजना लिख लिया, सारा वो कर लिया था, और वो डायरेक्ट आप मेंस में यूज कर सकते हैं। ये तो हो गया बजट और इकोनॉमिक सर्वे का। तो
जहाँ तक कि मैं समझ पा रहा हूँ कि ये डिस्कशन का आउटपुट ये निकल रहा है कि जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए क्या सोर्सेस फॉलो करना है, तो मैं सेग्रीगेट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। जैसे पॉलिटी के लिए आप एम लक्ष्मीकांत फॉलो कीजिए और कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट। और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे जो आप देखिएगा तो मैंने लक्ष्मीकांत से या फिर पॉलिटी से मैंने 250-300 MCQ डाल रखे हैं जो प्रॉपर BPSC के लिए बेस्ड है, और इसी का एक्सप्लेनेशन हम लोग यूट्यूब पे डाल रहे हैं, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। और तो न्यूज़पेपर से पॉलिटी वाले मुद्दे, हाँ, जैसे गवर्नर या डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट, वो आप नोट डाउन करते चलिए कि जैसे ये न्यूज में रहा है, ये हम मेंस में यूज करेंगे। और एक ये चीज कर सकते हो कि जो विजन है ना, तो विजन का अगर आप उठाते हो तो आपको एटलीस्ट टॉपिक जरूर पता चल जाएगा मंथ में क्या क्या रहा है। 365 ये काम कर सकते हैं। दूसरा, हिस्ट्री के लिए तो एक स्पेक्ट्रम है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, और सर ने बताया कि पूनम दलाल एंशिएंट और मेडिएवल के लिए आप फॉलो कर सकते हैं, अच्छी किताब है, और NCERT। अब उसके बाद एक आर्ट्स एंड कल्चर का मेजर एक बहुत वेटेज ज़्यादा होता है मेंस में, तो उसके लिए आप एक तो सिलेबस आप देख लीजिए कि क्या क्वेश्चंस सिलेबस में है। जैसे पाला का पूछता है या फिर मौर्य का पूछता है, बिहार से रिलेटेड पूछता है। ये आपको जो इंट्रोडक्शन ऑफ आर्ट्स है क्लास 11 की NCERT है, वो बेस्ट बुक है आपको आर्ट्स एंड कल्चर को फॉलो करने के लिए, तो आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। बाकी उसका प्री के लिए पटना कलाम, हाँ पटना कलाम, ये सब ये सब NCERT में दिया अच्छे से दिया हुआ है, तो आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। और इनके MCQ जो प्री के लिए आ सकते हैं वो मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा और डालता हूँ, तो आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स के लिए तो सर ने जैसा बजट और इकोनॉमिक सर्वे बताया, और आप एक विवेक सिंह की बुक फॉलो कर सकते हैं जो कि एक बहुत अच्छी बुक है, और सेलेक्टेड चैप्टर आपको प्री के लिए पढ़ना है, 3-4 ही चैप्टर्स पढ़ने हैं विवेक सर का, और बेस्ट बुक है अभी मार्केट में, उससे बेहतर मतलब मैं खुद फॉलो करता हूँ और मुझे सबसे सही लगा, आप वो कर सकते हैं। और ज्योग्राफी के लिए जैसे सर ने बताया कि NCERT फंडामेंटल्स एंड इंडियन ज्योग्राफी बेस्ट है, आप ये दोनों को पढ़िए और टेलीग्राम चैनल पे जाइए हमारा, और वहाँ से जाकर आप MCQ प्रैक्टिस कीजिए। करीब 200 से 250 MCQs वहाँ पढ़े हैं, और उसका एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा और PDF भी आपको वहाँ मिल जाएगा। करंट अफेयर्स के लिए आप पेपर पढ़ते रहिए। बिहार के लिए जैसा सर ने बताया कि आप दृष्टि IAS का आप जाकर देख सकते हैं, थोड़ा PCS जो सेक्शन होता है बिहार का वहाँ देख लीजिए, और विजन का आप सेलेक्टेड पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए मेंस के लिए, प्री के लिए, क्योंकि अदरवाइज जिस तरह क्वेश्चन पूछा गया है 69 में, जो भी सो कॉल्ड BPSC या कोचिंग्स और इंडस्ट्री मतलब इररिलेवेंट था, एक क्वेश्चन आना नहीं, अननेसेसरी का डेटा फैक्ट पूछ रहा था, तो आप विजन का थोड़ा देख सकते हैं। बट न्यूज़पेपर आपको रिलीजियसली एक मतलब रिलीजियस बुक की तरह फॉलो करना है, आप रोज पढ़िए। DI को आप रोज सॉल्व कीजिए। साइंस एंड टेक आप टॉपिक देख लीजिए कि कैसे साइंस एंड टेक का क्या क्या टॉपिक है, जैसे नैनोटेक है, बायोटेक है, तो यही सबसे क्वेश्चन है। नैनोटेक बायोटेक ये सब बिल्कुल स्टैटिक कोर्स है। नैनोटेक तो हम लोग से पूछा भी रिपीट किया है, 69 नहीं पूछा है, मतलब 68 मैंने दोनों बार दिया है, दोनों बार पूछा है नैनोटेक क्वेश्चन, तो आप वो कर लीजिए। और प्रीलिम्स का ये कर लीजिए कि आप वेटेज देखिए कि किस किस में क्या वेटेज है, जैसे कि हिस्ट्री और साइंस और पॉलिटिकल साइंस, इन तीनों का मिला करके अराउंड 80 क्वेश्चंस आते हैं। 30 क्वेश्चन साइंस में, 40 क्वेश्चन हिस्ट्री के, और 20 क्वेश्चन रहते हैं, 15 से 20 क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस के, और 20 क्वेश्चन ये ज्योग्राफी के रहते हैं। ज्योग्राफी और बिहार स्पेशल मिला दिया जाए तो ये 110 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट स्टैटिक के हैं, एंड 10 क्वेश्चंस मैथ्स के हैं। तो आप ये कर सकते हैं कि आप डिवाइड कर दें कि जो आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन है उसे आप बाद में कीजिए, जो आपका वीक है उसे आप पहले कीजिए। साइंस आपका वीक है तो आप साइंस अच्छे से घटना चक्र को एकदम रिलीजियसली फॉलो कीजिए, और आप एकदम मतलब उसका लाइन बाई लाइन आप लड़ जाइए, आपको प्री में आपको वक्त भी बचेगा। सबसे बेस्ट है कि आपको समय बचेगा प्री में। और इसके बाद हम लोग स्टैटिक पे ज़्यादा फोकस क्योंकि स्टैटिक से आपको 120 क्वेश्चन आ रहा है, और परमानेंट नॉलेज, और 120 क्या मुझे लगता है 125-30 भी है, क्योंकि करंट अफेयर्स का वो फ्लक्चुएशन BPSC दिखा रही है, तो वो कर लेंगे। धन्यवाद नीरव जी अपना कीमती समय निकालने के लिए और बच्चों से इंटरेक्ट करने के लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आशा करते हैं कि आप आते रहेंगे और बच्चों से मिलते रहेंगे, जिससे कि बच्चों को मतलब आप जैसे लोग से ही बच्चे मोटिवेट होते हैं, और मोटिवेशन ये जर्नी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक जगह रखता है कि जब तक आप मोटिवेटेड नहीं है तब तक आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो मोटिवेशन भी वेस्ट होता है, और जब हम लोगों को लगता है कि हमारे बीच से किसी का रिजल्ट हो रहा है तो वो और मोटिवेशन देता है, जैसे चलो मतलब हमारे बीच से ही हो रहा है। जैसे हम दोनों को मेरी बात हो रही थी सीनियर से ही, तो उन्होंने बोला था कि बच्चे क्यों नहीं समझते हैं कि एजुकेशन इज़ द ओनली प्लेटफॉर्म थ्रू विच यू विल गेट एवरीथिंग दैट यू एस्पायर फॉर
ठीक है। और इसके अलावा कोई भी अगर तरीका है तो बहुत कठिन है। कोई भी अगर आप तरीका उठाते हो, आप एक एग्जामिनेशन क्रैक करते हो, आपके पास बंगला गाड़ी सब कुछ आ जाता है, ये मैं इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच दे रहा हूँ। एग्जैक्टली। ठीक है। और जो समाज के प्रति आपका दायित्व है, आपके पास इतने पावर्स भी आ जाते हैं, इतने आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आ जाती है कि आप सच में काम कर सकते हो लोगों को। ये सिर्फ एजुकेशन के थ्रू हो रहा है। आप अगर एंटरप्रेन्योरशिप करोगे या कोई भी और फील्ड चुनते हो तो वहाँ ज़्यादा मेहनत है। और बच्चों को ये चीज़ जब समझ में आने लग जाती है, किन्हीं को देर से आती है, उनको ये समझ में आ जाता है कि एजुकेशन इज़ द ईजीएस्ट प्लेटफॉर्म, ईजीएस्ट वे थ्रू विच यू कैन अचीव ऑल दिस थिंग्स। तो इसीलिए उनको मोटिवेटेड रहना चाहिए एजुकेशन के प्रति, क्योंकि वो अगर कुछ और कर आएंगे ना तो उन्हें समझ में आता है। इसीलिए हमारे माता पिता कहते हैं कि पढ़ लो बेटा, है ना, तो उनको पता है दूसरे फील्ड में क्या संघर्ष है। तो ये चीज़। तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर कॉलिंग। धन्यवाद आपका भी, और धन्यवाद आप लोगों का भी, दर्शकों का भी देखने के लिए। थैंक यू सो मच।